नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत की उस अनोखी कहानी को जानेंगे जहां एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसे बनाने वाले कोई शहजादे नहीं बल्कि गुलाम थे। ये कहानी है कि कैसे गुलामों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। तो सोचने वाली बात यही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि गुलामों का एक वंश एक ऐसा साम्राज्य बना पाया जो 300 साल तक चला। इसी एक सवाल का जवाब हमें इस पूरी कहानी के दिल में ले जाएगा। दिल्ली सल्तनत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत पर तुर्की हमले हो रहे थे। और यहीं पर हमें दो तरह के हमलावरों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक वो जो सिर्फ लुटेरे थे और दूसरे वो जो साम्राज्य बनाना चाहते थे। देखिए, एक तरफ था महमूद गजनवी। उसका मकसद बड़ा सीधा था, भारत आओ, यहाँ के मंदिरों और शहरों से दौलत लूटो और वापस चले जाओ। लेकिन फिर आता है मोहम्मद गोरी और यहीं पर सोच पूरी तरह से बदल जाती है। उसका इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, वो यहाँ एक परमानेंट तुर्की सल्तनत बनाना चाहता था। और इसी एक सोच ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटनाक्रम देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सिर्फ एक साल बाद और भी बड़ी तैयारी के साथ लौटा और इस बार उसने एक निर्णायक जीत हासिल की। और फिर चंदावर की लड़ाई के बाद तो उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो ये बात एकदम साफ है, तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक और जंग नहीं थी। ये वो पल था, वो नींव का पत्थर था जिसने भारत में एक स्थायी तुर्की राज्य की बुनियाद रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत की असली कहानी शुरू होती है। अब साम्राज्य तो जीत लिया गया और मोहम्मद गोरी वापस चला गया, लेकिन सवाल था कि भारत में जीते हुए इलाकों को कौन संभालेगा। तो उसने ये जिम्मेदारी किसी राजकुमार को नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार को सौंपी। और वो सिपहसालार कोई और नहीं बल्कि उसका एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर दिल्ली का पहला सुल्तान बना। यहाँ पर एक शब्द समझना जरूरी है, मामलूक। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गुलाम। हालांकि ये लोग बाद में शासक बन गए, लेकिन इनकी शुरुआत गुलामी से हुई थी और इसीलिए इस पहले वंश को गुलाम वंश या मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। सुल्तान के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज बहुत लंबा तो नहीं चला, लेकिन बहुत ही अहम था। उसने भारत में पहले आज़ाद तुर्की साम्राज्य की नींव डाली। वो इतना दरिया दिल था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की पहचान बन चुकी कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू करवाया था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, एक साम्राज्य के संस्थापक की कहानी का अंत कितना अप्रत्याशित था। साल 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, वो घोड़े से गिरा और उसकी मौत हो गई। एक ही पल में सल्तनत का संस्थापक दुनिया से चला गया। ऐबक के बाद कहानी में एक और बड़ा किरदार आता है, इल्तुतमिश। और मजे की बात यह है कि वो ऐबक का गुलाम था, मतलब एक गुलाम का गुलाम। लेकिन इतिहास उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली आर्किटेक्ट मानता है, जिसने इस नई सल्तनत को एक मजबूत साम्राज्य में बदला। इल्तुतमिश ने सिर्फ राज नहीं किया, उसने एक सिस्टम बनाया। उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। उसने चांदी के टका और तांबे के जीतल सिक्के चलाकर इकोनॉमी को स्टेबल किया। प्रशासन के लिए इक्ता सिस्टम बनाया और तुर्की सरदारों को काबू में रखने के लिए 40 लोगों की एक काउंसिल बनाई, जिसे चालीसा कहते थे। ये सब एक दूर की सोचने वाले शासक की निशानियां। ये साल सल्तनत के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। 1221 में उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खतरा चंगेज खान अपनी मंगोल फौज के साथ सल्तनत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लेकिन इल्तुतमिश ने लड़ाई नहीं की। उसने अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से इस नई नवेली सल्तनत को एक निश्चित तबाही से बचा लिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। इल्तुतमिश ने अपने बाद तख्त के लिए अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटी को चुना। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी असाधारण बात रही होगी, एक महिला का सुल्तान बनना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यही चीज रज़िया की कहानी को इतना खास बनाती है। और रज़िया ने सिर्फ नाम की सुल्तान बनकर नहीं रही, उसने हर नियम, हर परंपरा को तोड़ा, पर्दा करना छोड़ दिया, औरतों वाले कपड़े छोड़कर मर्दों की तरह अंग रखा और टोपी पहनकर दरबार चलाती थी।
और तो और हाथी पर बैठकर खुद अपनी फौज को जंग में लीड करती थी। ये सब ताकतवर तुर्की सरदारों के लिए एक सीधी चुनौती थी, जो किसी भी कीमत पर एक औरत को अपना सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इतिहासकार एल्फिंस्टन की ये बात रज़िया की कहानी का पूरा सार बता देती है। उसमें एक महान शासक के सारे गुण थे, बस एक को छोड़कर, कि वो एक महिला थी, और यही बात आखिर में उसके खिलाफ गई और उसके पतन का कारण बनी। रज़िया के बाद सल्तनत में काफ़ी उथल-पुथल का दौर चला, और इस दौर को ख़त्म किया गुलाम वंश के आखिरी महान शासक ने। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ ताकत और सख्ती की भाषा में यकीन रखता था, गयासुद्दीन बलबन। बलबन की पूरी सोच को समझने के लिए ये एक शब्द काफ़ी है, ज़िल-ए-अल्लाह। इसका मतलब है धरती पर ईश्वर की परछाई। उसका मानना था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और इसलिए उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सुल्तान की इस इमेज को बनाए रखने के लिए बलबन ने बड़े सख्त कदम उठाए। उसने दरबार में सिजदा और पायबोज जैसी प्रथाएं शुरू की, मतलब सुल्तान के सामने झुकना और उसके कदम चूमना। उसने इल्तुतमिश के बनाए चालीसा की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया और विद्रोहियों के लिए रक्त और लोह की बेरहम नीति अपनाई। कुल मिलाकर लगभग 40 साल तक, पहले एक वजीर के तौर पर और फिर सुल्तान बनकर, बलबन ने दिल्ली की सत्ता पर अपनी लोहे जैसी पकड़ बनाए रखी। उसने सल्तनत में फैले बिखराव को खत्म किया और तख्त की ताकत को इतना मजबूत कर दिया जितना पहले कभी नहीं था। तो जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो पाते हैं कि गुलाम वंश उन 5 राजवंशों में से पहला था जिन्होंने 300 से ज़्यादा सालों तक दिल्ली से हुकूमत की। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने जो नींव रखी थी, उसी पर आगे चलकर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंशों ने अपनी इमारतें खड़ी की। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक साम्राज्य को सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत है, या फिर मजबूत संस्थाएं, सही कूटनीति और सत्ता पर मजबूत पकड़? गुलाम वंश की कहानी हमें इन सभी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।